श्रोताओं, आपका स्वागत है रेडियो पाठशाला पर। आज हम आपको ले चलेंगे मानव इतिहास की सबसे भयंकर, सबसे निर्णायक और सबसे प्रभावशाली घटनाओं की यात्रा पर। द्वितीय विश्व युद्ध। ये केवल युद्ध की कहानियां नहीं हैं, बल्कि साहस, बलिदान, रणनीति और राजनीति की अद्भुत गाथा है। यूरोप से लेकर एशिया, प्रशांत महासागर से लेकर भारत तक इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया। पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण से लेकर जापान की हार तक लाखों सैनिकों और आम नागरिकों की कहानियां, नेताजी और चर्चिल के नेतृत्व और युद्ध के बाद बने वैश्विक संतुलन, सब कुछ इस ऑडियोबुक में आपको सुनने को मिलेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष में एक सुनहरी यात्रा पर निकल रहे हैं। ये है आपकी द्वितीय विश्व युद्ध की ऑडियो बुक, पूरी सजीवता और रोचकता के साथ। अध्याय 1, प्रस्तावना। प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे विशेष प्रस्तुति द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व और भारत में। ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे गहरा सबक है। द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा करते ही हमारे सामने कुछ भयावह दृश्य उभरते हैं। जर्मनी का बर्लिन जलते खंडहरों में बदल गया। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर गिरते परमाणु बम ने इंसानियत को हिला दिया। यूरोप के लाखों यहूदियों को यातना शिविरों में मौत मिली और एशिया अफ्रीका के उपनिवेशों से करोड़ों लोग इस युद्ध में खींच लिए गए। लेकिन ये युद्ध केवल हथियारों और सैनिकों का संघर्ष नहीं था। ये विचारधाराओं का युद्ध था। तानाशाही बनाम लोकतंत्र, साम्राज्यवाद बनाम स्वतंत्रता, नस्लीय घृणा बनाम समानता। विश्व पर असर। दुनिया के लगभग हर देश ने किसी न किसी रूप में हिस्सा लिया। ये युद्ध धरती, आकाश और समुद्र तीनों मोर्चों पर लड़ा गया। करीब 7 करोड़ लोग मारे गए। अरबों लोग भूख, बीमारी और बेघर होने की पीड़ा से गुजरे। भारत का संबंध। शायद कोई सोचे कि भारत तो सीधे इस युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की भूमिका बहुत बड़ी रही। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। लगभग 25 लाख भारतीय सैनिक युद्ध में भेजे गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा स्वैच्छिक सैनिक योगदान था। भारतीय किसानों और मजदूरों से अन्न, कपड़ा और संसाधन जुटाए गए। भारत की राजनीति भी युद्ध से गहराई से प्रभावित हुई। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज इसी दौर में उभरी। द्वितीय विश्व युद्ध केवल यूरोप या अमेरिका का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का युद्ध था। इस युद्ध ने नई महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ को जन्म दिया, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कराई और भारत सहित कई देशों की स्वतंत्रता की राह खोल दी। अध्याय 2, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां। श्रोताओं, किसी भी बड़े युद्ध की जड़ें उसके पहले हुए घटनाक्रमों में छुपी होती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके पूर्ववर्ती प्रथम विश्व युद्ध और उसके परिणामों को देखना होगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 का अंत। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो यूरोप का नक्शा ही बदल गया। जर्मनी पर वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइज 1919 थोप दी गई। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य टूट गए। लीग ऑफ नेशंस नामक संगठन शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया। वर्साई की संधि की कठोर शर्तें, जर्मनी पर बेहद अपमानजनक और कठिन शर्तें लगाई गईं। भारी हर्जाना, जर्मनी को अरबों डॉलर का मुआवजा देना पड़ा। सैन्य प्रतिबंध, जर्मनी की सेना घटाकर केवल 1 लाख सैनिक रखी गई। भौगोलिक हानि, जर्मनी के बड़े इलाके काट लिए गए, जैसे अल्सैस लोरेन को फ्रांस को देना पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र छीनना, जर्मनी के कोयला और इस्पात वाले क्षेत्र मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में चले गए। इन शर्तों ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया और जनता को अपमानित महसूस कराया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति, महंगाई चरम पर पहुंच गई। लोग रोटी खरीदने के लिए नोटों से भरे ठेले लेकर जाते थे। बेरोजगारी बढ़ी और भूखमरी फैली। जनता को लगने लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। यूरोप की राजनीतिक स्थिति, लोकतांत्रिक सरकारें कमजोर थीं। जनता चरमपंथी नेताओं की ओर आकर्षित होने लगी।
इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर जैसे तानाशाह उभरने लगे। एशिया और जापान की महत्वाकांक्षा। जापान ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था, परंतु उसे भी निराशा हाथ लगी। वह एशिया का साम्राज्य बनाना चाहता था, चीन और प्रशांत क्षेत्र पर नजर गड़ाए हुए था। भारत की स्थिति। भारत ने भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद की थी। लाखों भारतीय सैनिक यूरोप, अफ्रीका और एशिया में लड़े। युद्ध के बाद भारतीयों को स्वराज्य की उम्मीद थी, लेकिन अंग्रेजों ने वादे पूरे नहीं किए। इसके उलट रॉलेट एक्ट 1919 और जलियांवाला बाग कांड जैसी घटनाओं ने असंतोष को और बढ़ा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया शांति चाहती थी, लेकिन हकीकत में शांति की जगह असंतोष, बेरोजगारी और अपमान ने जन्म लिया। यही परिस्थितियां हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं के लिए रास्ता तैयार कर रही थीं, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की आग को भड़काने वाले बने। अध्याय 3। वर्साय संधि और हिटलर का उदय। श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि जब किसी राष्ट्र को अपमानित किया जाता है तो उसके भीतर प्रतिशोध की आग सुलगती रहती है। यही आग जर्मनी के भीतर वर्साय की संधि के बाद जलती रही और इसी ने हिटलर जैसे नेता को जन्म दिया। वर्साय संधि का अपमान। जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया। जनता को लगा कि उन्हें हार नहीं बल्कि धोखा दिया गया है। सैनिकों और आम नागरिकों के मन में गहरा अपमान बैठ गया। जर्मनी की स्थिति 1919 से 1933। आर्थिक संकट, बेरोजगारी चरम पर, लोग भूख से मरने लगे। 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ने हालत और बिगाड़ दिए। राजनीतिक अस्थिरता। वाइमर गणराज्य। लोकतांत्रिक सरकार थी लेकिन कमजोर साबित हुई। जनता को लगने लगा कि लोकतंत्र उनकी समस्याएं हल नहीं कर सकता। जनता का असंतोष। लोग एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उनकी प्रतिष्ठा लौटा सके। हिटलर का उदय। एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक रह चुका था। वो जर्मनी की हार से बेहद आहत था। 1919 में उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। धीरे धीरे वो पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया। हिटलर की विचारधारा आर्य जाति की श्रेष्ठता। उसने कहा कि जर्मन लोग सर्वोच्च जाति है। यहूदियों से नफरत। उसने यहूदियों को जर्मनी की बर्बादी का दोषी ठहराया। वर्साय संधि का विरोध। उसने वादा किया कि वो इस संधि को तोड़ेगा। लेबेनसराउम। जर्मनों के लिए जीवन क्षेत्र चाहिए, इसलिए यूरोप पर कब्जा करना होगा। नाजी पार्टी का प्रचार। हिटलर ने रेडियो, अखबार और रैलियों का इस्तेमाल किया। लोगों को बताया कि वो जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। उसके भाषणों ने जनता के दिल जीत लिए। सत्ता पर कब्जा। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। थोड़े ही समय में उसने लोकतंत्र खत्म कर तानाशाही स्थापित कर दी। गुप्त पुलिस, गेस्तापो और एसएस संगठन बनाए। विरोधियों को जेल या यातना शिविरों में डाल दिया गया। हिटलर के शुरुआती कदम। सेना को फिर से मजबूत किया। वर्साय संधि की शर्तें तोड़ी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था सुधारी। हथियार उद्योग, सड़कों और कारखानों का निर्माण। बेरोजगारी घटने लगी। जनता को लगा कि वो देश को उठा रहा है। हिटलर ने जर्मनी के अपमान को अपना हथियार बनाया और जनता की भावनाओं को भड़काकर सत्ता हथिया ली। वो केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक कुशल प्रचारक और तानाशाह था। उसका उदय आने वाले तूफान की आहट थी, जो जल्द ही पूरे यूरोप को हिला देने वाला था। अध्याय 4। जापान और इटली की विस्तारवादी नीतियाँ। श्रोताओं, जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हैं तो हमें ये समझना होगा कि केवल जर्मनी ही नहीं, बल्कि जापान और इटली भी उस दौर में अपनी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते थे। यही तीनों देश मिलकर धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर्स कहलाए। इटली की महत्वाकांक्षा। मुसोलिनी का साम्राज्य। बेनिटो मुसोलिनी 1922 में इटली का तानाशाह बना। उसने फासीवाद की विचारधारा फैलाई। ताकत ही सर्वोच्च है। उसका सपना था कि इटली एक बार फिर रोमन साम्राज्य जैसा महान बने। इटली की आक्रामक गतिविधियां। 1935 इथियोपिया पर आक्रमण। अफ्रीका के देश इथियोपिया को कब्जे में ले लिया। लीग ऑफ नेशंस ने विरोध किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा। स्पेन का गृह युद्ध 1936 से 1939।
मुसोलिनी ने जर्मनी के साथ मिलकर तानाशाह फ्रैंको की मदद की। इससे धुरी राष्ट्रों की दोस्ती और मजबूत हुई। जापान की महत्वाकांक्षा, एशिया पर कब्जा। जापान एक द्वीप राष्ट्र था, लेकिन तेजी से औद्योगिक शक्ति बन रहा था। उसे कच्चे माल, तेल, कोयला, लोहा की जरूरत थी, इसलिए उसने एशिया और प्रशांत क्षेत्र पर कब्जा करने की नीति अपनाई। जापान की आक्रामक गतिविधियां। 1931 मंचूरिया पर कब्जा। चीन का इलाका मंचूरिया जापान ने हथिया लिया। लीग ऑफ नेशंस ने केवल निंदा की, कोई कार्रवाई नहीं की। 1937 चीन पर पूर्ण आक्रमण। जापानी सेना ने नानकिंग शहर में नरसंहार किया। हजारों लोग मारे गए, औरतों के साथ अत्याचार हुआ। एशियाई साम्राज्य का सपना जापान ने कहा, एशिया एशियाइयों के लिए। असल में वो पूरे एशिया पर कब्जा चाहता था। धुरी राष्ट्रों का गठबंधन। 1936 में जर्मनी और इटली ने रोम बर्लिन धुरी बनाई। 1937 में जापान भी इसमें शामिल हो गया। ये त्रिकोणीय समझौता ही बाद में एक्सिस पावर कहलाया। भारत पर असर। जापान का उदय भारत के लिए भी महत्वपूर्ण था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाद में जापान से सहयोग पाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। जापान ने बर्मा, अंडमान निकोबार जैसे इलाकों तक पहुंच बनाई, जिससे भारत सीधा खतरे में आ गया। जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों राष्ट्र युद्ध से पहले ही दुनिया को दिखा रहे थे कि वे शांति और समझौतों में विश्वास नहीं करते, बल्कि ताकत और आक्रमण से अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। यही कारण था कि आने वाले वर्षों में ये तीनों देश दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेलने वाले बने। अध्याय 5 तुष्टीकरण की नीति और युद्ध की आहट। श्रोताओं, किसी भी संकट को रोकने के लिए अगर समय पर कदम न उठाए जाएं, तो वो संकट और भी बड़ा रूप ले लेता है। यही गलती ब्रिटेन और फ्रांस ने की। हिटलर और उसके सहयोगी बढ़ते रहे और दुनिया केवल देखती रही। तुष्टीकरण नीति, अपीजमेंट पॉलिसी। ब्रिटेन और फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध की तबाही को भूल नहीं पाए थे। वे नया युद्ध नहीं चाहते थे। उनकी सोच थी, अगर हिटलर को थोड़ी बहुत रियायत दे दी जाए तो वो शांत हो जाएगा। इस नीति को ही तुष्टीकरण कहा गया। हिटलर के कदम और दुनिया की चुप्पी। 1936 राइनलैंड पर कब्जा। हिटलर ने बिना अनुमति के राइनलैंड में सेना भेज दी। वर्साय संधि के खिलाफ ये बड़ा कदम था। ब्रिटेन और फ्रांस ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। 1938 ऑस्ट्रिया का विलय। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को अपने में मिला लिया। ऑस्ट्रिया की जनता ने विरोध नहीं किया, बल्कि कई ने समर्थन किया। ब्रिटेन और फ्रांस फिर भी चुप रहे। 1938 म्यूनिख समझौता। हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सुडेतनालैंड क्षेत्र पर दावा किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन ने हिटलर से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा, वी हैव सिक्योर्ड पीस इन आवर टाइम। हमने अपने समय के लिए शांति पाली है। लेकिन हकीकत में हिटलर का हौसला और बढ़ गया। 1939 चेकोस्लोवाकिया पर पूरा कब्जा वादा तोड़कर हिटलर ने पूरा चेकोस्लोवाकिया हथिया लिया। अब ब्रिटेन और फ्रांस को भी समझ में आने लगा कि युद्ध टालना संभव नहीं है। इटली और जापान की आक्रामकता। इटली ने अल्बानिया पर कब्जा कर लिया। जापान चीन में आगे बढ़ता जा रहा था। एशिया और यूरोप दोनों मोर्चों पर खतरा बढ़ रहा था। भारत में प्रभाव। भारत में राजनीतिक नेताओं को भी अंदाजा था कि ब्रिटिश साम्राज्य फिर से युद्ध की ओर बढ़ रहा है। गांधी जी और कांग्रेस शांति की वकालत कर रहे थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये युद्ध भारत की स्वतंत्रता की संभावनाएं खोल सकता है। तुष्टीकरण की नीति ने हिटलर को केवल और अधिक दुस्साहसी बना दिया। जहां ब्रिटेन और फ्रांस को शुरुआत में ही कदम उठाना चाहिए था, उन्होंने समझौते और रियायतों से काम चलाने की कोशिश की। परिणाम ये हुआ कि हिटलर ने पोलैंड की ओर नजरें गड़ा दी और यही कदम अंततः द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। अध्याय 6 पोलैंड पर आक्रमण और युद्ध की शुरुआत। श्रोताओं, 1 सितंबर 1939 का दिन इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और पूरी दुनिया एक नए महायुद्ध की आग में धकेल दी गई। पोलैंड क्यों? पोलैंड जर्मनी और सोवियत संघ के बीच स्थित एक देश था। हिटलर चाहता था कि डाजिग नामक बंदरगाह और पोलैंड का एक गलियारा जर्मनी को मिले।
पोलैंड ने ये मांग ठुकरा दी। हिटलर पहले ही तय कर चुका था कि वो बल प्रयोग करेगा। जर्मनी सोवियत गुप्त समझौता, मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट 1939। जर्मनी और सोवियत संघ ने एक दूसरे पर हमला न करने का समझौता किया। गुप्त रूप से तय हुआ कि पोलैंड को दोनों आपस में बांट लेंगे। इससे हिटलर निश्चिंत हो गया कि सोवियत संघ उसके रास्ते में नहीं आएगा। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर हमला। सुबह सुबह जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मन सेना ने ब्लिट्जक्रिग यानी बिजली जैसी तेज युद्ध रणनीति अपनाई। टैंकों, हवाई जहाज़ों और मोटराइज्ड डिवीजनों का इस्तेमाल किया गया। पोलैंड की सेना टिक ही नहीं सकी। ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिक्रिया। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये द्वितीय विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत थी। पोलैंड का पतन। कुछ ही हफ्तों में जर्मन सेना ने पश्चिमी पोलैंड पर कब्जा कर लिया। 17 सितंबर 1939 को सोवियत संघ ने भी पूर्वी पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड दोनों ओर से कुचल दिया गया और नक्शे से लगभग मिट गया। युद्ध का फैलाव। अब ये केवल यूरोप का विवाद नहीं रहा। ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनियां, एशिया अफ्रीका के देश सब इसमें घसीटे गए। धीरे धीरे ये युद्ध पूरी दुनिया में फैलने लगा। भारत पर असर। ब्रिटेन ने भारत को बिना पूछे ही युद्ध में झोंक दिया। लाखों भारतीय सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई। भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा, ये हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे अवसर माना। अध्याय 7 फ्रांस का पतन और ब्रिटेन की लड़ाई। श्रोताओं, पोलैंड के बाद अब हिटलर की निगाहें पश्चिमी यूरोप पर थीं। जर्मन सेना की गति इतनी तेज थी कि दुनिया हैरान रह गई। आने वाले महीनों में फ्रांस टूट जाएगा और ब्रिटेन अकेला खड़ा रह जाएगा। पश्चिमी यूरोप की तैयारी। पोलैंड गिर चुका था, पर फ्रांस और ब्रिटेन अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जर्मनी शायद शांति चाहे। लेकिन हिटलर का लक्ष्य स्पष्ट था, पश्चिमी यूरोप को भी झुकाना। डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्जा। 1940 जर्मनी ने अचानक डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला किया। दोनों देश कुछ ही दिनों में उसके कब्जे में आ गए। नॉर्वे से जर्मनी को लौह अयस्क, मैजिनो लाइन और जर्मनी की चाल। फ्रांस ने जर्मनी से रक्षा के लिए मैजिनो लाइन नामक भारी किलेबंदी बनाई थी, लेकिन जर्मन सेना ने सीधे उस पर हमला न करके बेल्जियम और नीदरलैंड से घुसपैठ कर दी। फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाएं चौंक गईं। फ्रांस का पतन। जून 1940 जर्मन सेना ने पेरिस की ओर बिजली जैसी गति से मार्च किया। 14 जून 1940 को पेरिस जर्मनी के हाथों में चला गया। 22 जून को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस का एक हिस्सा विची सरकार के रूप में जर्मनी के अधीन चला गया। ब्रिटेन अकेला रह गया। अब यूरोप में केवल ब्रिटेन ही बचा था। हिटलर ने सोचा कि ब्रिटेन को भी झुकाना आसान होगा। उसने ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन सी लायन कहा गया। ब्रिटेन की लड़ाई। बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940 जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे ने ब्रिटेन पर हवाई हमले शुरू किए। बमबारी से लंदन और अन्य शहर बुरी तरह प्रभावित हुए, लेकिन ब्रिटिश वायुसेना RAF ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। रडार तकनीक और साहसी पायलटों ने जर्मनी की योजना नाकाम कर दी। चर्चिल का नेतृत्व। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बने। उन्होंने जनता से कहा, हम कभी हार नहीं मानेंगे। ये भाषण ब्रिटिश लोगों के हौसले का आधार बन गया। नतीजा, हिटलर को पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा। ब्रिटेन ने साबित कर दिया कि वो अकेला भी डट सकता है। जर्मनी को अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी। भारत पर प्रभाव। ब्रिटेन की ये जीत भारत में भी चर्चित रही। भारतीय सैनिक अब उत्तर अफ्रीका और यूरोप के मोर्चों पर भेजे जाने लगे। भारतीय नेताओं ने एक बार फिर सवाल उठाया, भारत की जनता से बिना पूछे क्यों उसे युद्ध में झोंका जा रहा है। फ्रांस के पतन ने जर्मनी को यूरोप का सबसे बड़ा ताकतवर बना दिया, लेकिन ब्रिटेन की लड़ाई ने दिखा दिया कि हिटलर अजेय नहीं है। अब युद्ध का नया मोड़ आने वाला था। जर्मनी का रूस पर आक्रमण और अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। अध्याय 8 जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण।
श्रोताओं, अब हम पहुंचते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे बड़े और सबसे घातक मोर्चे पर, पूर्वी मोर्चा। यहाँ जर्मनी और सोवियत संघ के बीच होने वाली जंग ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। हिटलर की योजना। हिटलर का मानना था कि सोवियत संघ जल्दी टूट जाएगा। उसने रूस को कम्युनिस्ट खतरा और साथ ही जीवन स्थान की जरूरत के तौर पर देखा। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला करने की गुप्त योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। हमला शुरू 22 जून 1941। तड़के सुबह 3 बजे जर्मनी ने अचानक हमला बोल दिया। 3 दिशाओं से लाखों सैनिक, टैंक और विमान रूस की ओर बढ़े। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आक्रमण था। शुरुआती सफलता। जर्मन सेना ने तेजी से बेलारूस, यूक्रेन और बाल्टिक क्षेत्र पर कब्जा किया। लाखों सोवियत सैनिक कैद कर लिए गए। लोग समझने लगे कि शायद रूस भी जल्दी हार जाएगा। मास्को और लेनिनग्राद की घेराबंदी। जर्मन सेना मास्को की ओर बढ़ी, लेकिन वहां उन्हें सोवियत सेना और ठंड ने रोक दिया। लेनिनग्राद, आज का सेंट पीटर्सबर्ग, को जर्मनी ने घेर लिया। वहां के लोग लगभग 2.5 साल तक भूख और ठंड से जूझते रहे। जनता का युद्ध, सोवियत प्रतिरोध। स्टालिन ने पूरे देश से कहा, मातृभूमि की रक्षा करो। हर गांव और शहर में आम नागरिक भी लड़ाई में कूद पड़े। रूस की सर्दी जर्मनी के लिए दुश्मन बन गई। तापमान -40 डिग्री तक चला गया। स्टालिनग्राद की लड़ाई की प्रस्तावना। जर्मनी का लक्ष्य 1942 में स्टालिनग्राद, आज का वोल्गोग्राद, पर कब्जा करना था। ये लड़ाई आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। भारत पर असर। सोवियत संघ का जर्मनी से टकराना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी महत्वपूर्ण था। वामपंथी नेताओं और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मानते थे कि अब फासीवाद के खिलाफ लड़ाई और भी जरूरी हो गई है। भारतीय सैनिक भी सोवियत मोर्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सेनाओं के जरिए शामिल हुए। नतीजा, ऑपरेशन बारबरोसा ने युद्ध को वैश्विक रूप से और भी विस्तारित कर दिया। जर्मनी ने सोचा था कि वो रूस को 6 हफ्तों में हरा देगा, लेकिन युद्ध वर्षों तक चला। यहीं से जर्मनी की किस्मत बदलनी शुरू हुई। सोवियत संघ पर हमला हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ से युद्ध एक नए और लंबे मोर्चे में बदल गया, जहां लाखों लोग मारे गए। आगे की लड़ाई, विशेषकर स्टालिनग्राद, ने इतिहास की दिशा ही पलट दी। अध्याय 9। जापान का पर्ल हार्बर पर हमला और अमेरिका का प्रवेश। श्रोताओं, 7 दिसंबर 1941 का दिन अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ गया। ये वही दिन था जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अचानक हमला करके दुनिया को हिला कर रख दिया। पर्ल हार्बर का महत्व। पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा था। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक शक्ति का केंद्र। जापान चाहता था कि अमेरिका उसे रोक ना पाए और वो दक्षिण पूर्व एशिया में स्वतंत्र रूप से विस्तार कर सके। हमला 7 दिसंबर 1941। जापानी वायुसेना ने सुबह 7:55 पर अमेरिकी अड्डे पर हमला किया। लगभग 360 विमानों ने 2 तरंगों में हमले किए। युद्धपोतों, विमानवाहक और हवाई जहाज़ों को भारी क्षति पहुंची। लगभग 2400 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 1200 घायल हुए। अमेरिका का प्रतिक्रिया। इस हमले के अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ अमेरिका औपचारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। यूरोप में ब्रिटेन और सोवियत संघ पहले ही जर्मनी से लड़ रहे थे। अब युद्ध पूरी तरह से वैश्विक बन गया। जापान की विस्तारवादी नीति। जापान ने फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया पर कब्जा किया। उसने दक्षिण पूर्व एशिया के प्राकृतिक संसाधनों, तेल, रबर, कोयला पर नियंत्रण स्थापित किया। जापानी सेनाओं का अत्याचार आम जनता के लिए भयंकर था। अमेरिका और मित्र राष्ट्रों की रणनीति। अमेरिका ने तुरंत युद्ध के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को युद्धकालीन तैयारियों में लगाया। युद्ध उद्योग ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी। ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर जापान के खिलाफ प्रशांत महासागर में रणनीति बनाई। भारत पर असर। जापान की आक्रामकता से भारत की सुरक्षा भी खतरे में थी।
ब्रिटिश भारत ने सैनिकों और संसाधनों का योगदान बढ़ाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ये युद्ध भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से नई चाल लेकर आया। पर्ल हार्बर पर हमला द्वितीय विश्व युद्ध को अब पूरी तरह वैश्विक बना चुका था। यूरोप, एशिया और प्रशांत महासागर सभी मोर्चों पर संघर्ष शुरू हुआ। अमेरिका की शक्ति युद्ध में शामिल होने के बाद मित्र राष्ट्रों के लिए निर्णायक बन गई। अध्याय 10 प्रशांत महासागर की लड़ाई और मित्र राष्ट्रों का प्रतिरोध। श्रोताओं, पर्ल हार्बर के हमले के बाद युद्ध का मैदान प्रशांत महासागर में खुल गया। अब मित्र राष्ट्रों और जापान के बीच निर्णायक संघर्ष शुरू हुआ, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के आगे के मोर्चों को तय किया। जापान की शुरुआत। पर्ल हार्बर के तुरंत बाद जापान ने फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर पर कब्जा करना शुरू किया। उनके सैनिक अत्यंत निर्दय और तेज थे। ब्रिटिश और डच उपनिवेशों की सेनाएं जापानी ताकत के आगे टिक नहीं पाईं। मित्र राष्ट्रों का जवाब। अमेरिका। अमेरिकी नौसेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। युद्धपोतों और विमान वाहक की मदद से जापानी आक्रमण को रोकने की कोशिश की। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सेनाएं मलेशिया और सिंगापुर में खड़े हुए। उन्होंने जापान की तेजी को कुछ हद तक रोका। निर्णायक लड़ाइयाँ। मिडवे की लड़ाई 1942। अमेरिकी नौसेना ने जापान की नौसैनिक ताकत को भारी नुकसान पहुंचाया। ये लड़ाई युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनी। ग्वाडलकैनाल अभियान 1942 से 43। मित्र राष्ट्रों ने द्वीपों पर कब्जा करना शुरू किया। जापान की आक्रामकता धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जापानी साम्राज्य की गिरावट। मित्र राष्ट्रों की तकनीकी और सैन्य ताकत ने जापान को धीरे धीरे घेर लिया। तेल और संसाधनों की कमी ने जापानी युद्ध मशीन को कमज़ोर कर दिया। 1944 से 45 तक जापान अपने पूर्वी एशिया विस्तार को बनाए रखने में असफल रहा। भारत पर प्रभाव। भारत जापान की दक्षिण पूर्व एशियाई आक्रामकता के लिए रणनीतिक आधार बना। भारतीय सैनिक बर्मा मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों के साथ लड़े। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान से समर्थन पाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। भारत युद्ध की रणनीति और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। प्रशांत महासागर की लड़ाइयों ने दिखा दिया कि युद्ध अब केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा। मित्र राष्ट्रों का प्रतिरोध जापान की आक्रामकता को रोकने में निर्णायक साबित हुआ। अब युद्ध की दिशा धीरे धीरे मित्र राष्ट्रों के पक्ष में बदलने लगी। अध्याय 11 स्टालिनग्राद की लड़ाई और उत्तर अफ्रीका अभियान। श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध में मोर्चों की संख्या जितनी थी, उतनी ही निर्णायक लड़ाइयाँ थीं। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मोर्चों की, पूर्वी यूरोप का स्टालिनग्राद और उत्तरी अफ्रीका का सहारा अभियान, जिन्होंने मित्र राष्ट्रों की जीत की राह को तय किया। स्टालिनग्राद की लड़ाई अगस्त 1942, फरवरी 1943। जर्मनी की रणनीति। हिटलर का लक्ष्य था सोवियत संघ के प्रमुख शहर स्टालिनग्राद पर कब्जा करना। शहर का कब्जा सोवियत उद्योग और युद्ध क्षमता को नष्ट कर देगा। जर्मनी ने बिजली युद्ध ब्लिट्जक्रिएग रणनीति के तहत शहर पर हमला किया। सोवियत प्रतिरोध। स्टालिन ने शहर को खाली नहीं करने दिया। लाखों सैनिक और आम नागरिक ने शहर की रक्षा की। सर्दियों की भारी ठंड ने जर्मनी की सेना को कमजोर कर दिया। निर्णायक मोड़। सोवियत सेना ने घेराबंदी कर जर्मन सेना को चारों ओर से बंद कर दिया। जर्मन सेना के लाखों सैनिक कैद हुए। ये जर्मनी के लिए पहला बड़ा हार मोड़ था। उत्तर अफ्रीका अभियान 1940 से 1943। प्रारंभ। इटली ने लीबिया से मिस्र पर हमला किया। ब्रिटिश सेना ने शुरू में इटालियंस को पीछे धकेला। जर्मनी ने फील्ड मार्शल अर्नेस्ट रोमेल को समर्थन भेजा। निर्णायक लड़ाइयाँ। टोब्रुक की लड़ाई। मित्र राष्ट्रों ने टोब्रुक बंदरगाह पर कब्जा रखा। अल अलेमैन की लड़ाई 1942। ब्रिटिश सेना ने रोमेल की ताकत को हराया। नतीजा। मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका में जर्मनी और इटली की सेनाओं को पीछे धकेला। ये मित्र राष्ट्रों की पहली बड़ी रणनीतिक जीत थी। भारत पर असर। भारत से लाखों सैनिक उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में भेजे गए।
भारतीय सेना ने मित्र राष्ट्रों के मोर्चों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारतीय सैनिकों के साहस और कौशल का वैश्विक प्रदर्शन था। स्टालिनग्राद ने जर्मनी की पूर्वी आक्रामकता को रोक दिया। उत्तर अफ्रीका में मित्र राष्ट्रों ने पश्चिमी मोर्चे पर मजबूती दिखाई। दोनों मोर्चों की सफलताएं द्वितीय विश्व युद्ध की दिशा को बदलने में निर्णायक साबित हुईं। अध्याय 12 डी डे और नॉर्मैंडी लैंडिंग। श्रोताओं, 6 जून 1944 का दिन द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इसे डी डे कहा गया और इस दिन मित्र राष्ट्रों ने नॉर्मैंडी, फ्रांस में सबसे बड़े समुद्री आक्रमण के माध्यम से जर्मनी के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया। पृष्ठभूमि: जर्मनी ने फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। मित्र राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा ने यूरोप को मुक्त कराने का योजना बनाई। आक्रमण का उद्देश्य: जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर दबाव डालना। नॉर्मैंडी लैंडिंग, ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। तिथि: 6 जून 1944। स्थान: नॉर्मैंडी, फ्रांस। सैनिक: लगभग 1.5 मिलियन नावों, जहाज़ों और विमानों का विशाल बेड़ा। युद्ध में शामिल आक्रमण की रणनीति: सुबह सुबह समुद्र के किनारे पर सैनिक उतारे गए। पैदल सैनिक, टैंक और विमान ने जर्मनी की किलेबंदी को चुनौती दी। भारी बमबारी और गोलाबारी के बीच सैनिकों ने समुद्र और समुद्र तट दोनों पार किए। निर्णायक मोड़: जर्मनी की मजबूत रक्षा के बावजूद मित्र राष्ट्रों ने तट पर पैर जमा लिया। लगातार 7 दिनों की लड़ाई के बाद समुद्र तट पूरी तरह मुक्त हुआ। इसके बाद मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस और पश्चिमी यूरोप में तेजी से प्रगति की। नतीजा: जर्मनी पर पश्चिमी मोर्चे से दबाव बढ़ा। रूस के पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी को 2 मोर्चों से लड़ना पड़ा। ये जर्मनी की हार की दिशा में निर्णायक कदम था। भारत पर प्रभाव: भारतीय सैनिक भी इस अभियान में नौसैनिक और हवाई समर्थन में शामिल हुए। भारत से भेजे गए सैनिक मित्र राष्ट्रों के पक्ष में यूरोप में लड़े। ये भारतीय सेना की बहादुरी और युद्ध कौशल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन था। डी डे और नॉर्मैंडी लैंडिंग ने मित्र राष्ट्रों की जीत का मार्ग खोला। जर्मनी अब घिर गया था, पूर्व और पश्चिम दोनों मोर्चों से। ये द्वितीय विश्व युद्ध के यूरोप में निर्णायक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। अध्याय 13 जर्मनी की हार और हिटलर का अंत। श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध के यूरोप में निर्णायक मोड़ आ चुका था। अब जर्मनी धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ रहा था और हिटलर का अंत नजदीक था। द्विमोर्चों की चुनौती: मित्र राष्ट्रों ने पश्चिम से फ्रांस और बेल्जियम में आक्रमण तेज किया। पूर्व में सोवियत संघ ने स्टालिनग्राद और अन्य मोर्चों पर जर्मनी को लगातार धकेला। जर्मनी अब 2 मोर्चों पर दबाव में था, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ। बमबारी और शहरों का विनाश: मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के प्रमुख शहरों को बमबारी के माध्यम से नष्ट किया। हिटलर का नागरिक समर्थन धीरे धीरे खत्म होने लगा। लोग भूख, विनाश और युद्ध से थक चुके थे। हिटलर का अंत: अप्रैल 1945 में सोवियत सेना बर्लिन की सीमा तक पहुंच गई। हिटलर ने अपनी बंकर में खुदकुशी कर ली। उनकी मौत के साथ नाजी शासन का प्रतीक समाप्त हो गया। जर्मनी की हार 8 मई 1945। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया। इसे वीई डे, विक्ट्री इन यूरोप डे कहा गया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। भारत पर असर: भारत के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के लिए लाखों की संख्या में यूरोप में युद्ध में भाग लिया। ये भारतीय सेना की बहादुरी और साहस का वैश्विक प्रदर्शन था। युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और तेज हुआ। जर्मनी की हार ने यूरोप में फासीवाद का अंत कर दिया। हिटलर का अंत द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रतीकात्मक क्षणों में से एक है। युद्ध के बाद यूरोप की नक्शा, राजनीति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अध्याय 14 जापान की हार और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। श्रोताओं, यूरोप में जर्मनी की हार के बाद युद्ध अब पूरी तरह से प्रशांत महासागर में केंद्रित हो गया था। जापान ने अपनी आक्रामकता जारी रखी, लेकिन मित्र राष्ट्रों की रणनीति और अमेरिका की ताकत ने अंततः उसे परास्त कर दिया। जापान की अंतिम रणनीति: जापान ने फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया में पकड़ मजबूत कर ली,
अमेरिकी सेना ने द्वीपों पर आइलैंड हॉपिंग रणनीति अपनाई। जापान धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। 1945 नागासाकी। लाखों लोग तुरंत मारे गए और हजारों घायल हुए। ये युद्ध में निर्णायक और भयानक कदम था। जापान का आत्मसमर्पण। 15 अगस्त 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया। इसे वीजे डे, विक्ट्री ओवर जापान डे कहा गया। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। भारत पर प्रभाव। भारत ने युद्ध में लाखों सैनिकों और संसाधनों का योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जापान से सहयोग करती रही। युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। युद्ध की वैश्विक परिस्थितियों ने इसे संभव बनाया। जापान की हार ने द्वितीय विश्व युद्ध का समापन किया। युद्ध ने दुनिया को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह बदल दिया। लाखों लोगों की जान गई, शहर तबाह हुए और नई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र बनी। द्वितीय विश्व युद्ध ने ये भी सिखाया कि मानवता को कभी भी इतनी भयंकर तबाही का सामना करना पड़ सकता है। अध्याय 15। द्वितीय विश्व युद्ध के नतीजे और वैश्विक प्रभाव। श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर पड़ा। आइए देखते हैं इसके प्रमुख नतीजे और प्रभाव। मानव जनहानि और विनाश। लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। नागरिक क्षेत्र, शहर और उद्योग भारी रूप से नष्ट हुए। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और भीषण युद्ध था। राजनीतिक परिवर्तन। यूरोप में नाज़ी शासन और फासीवाद का अंत। सोवियत संघ की शक्ति बढ़ी। अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की महाशक्तियां बने। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। आर्थिक प्रभाव। युद्ध ने यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्था तबाह कर दी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था युद्ध उद्योग से मजबूत हुई। मार्शल प्लान के तहत यूरोप के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। नई तकनीक और विज्ञान। परमाणु हथियार, राडार, जेट विमान और कंप्यूटर तकनीक का विकास हुआ। युद्ध ने विज्ञान और उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत पर प्रभाव। भारतीय सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के लिए युद्ध में भाग लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की भूमिका महत्वपूर्ण रही। युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हुआ। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा मिली और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। वैश्विक शक्ति संतुलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 महाशक्तियों में बटी, अमेरिका और सोवियत संघ। ये शीत युद्ध, कोल्ड वॉर की नींव बना। विश्व राजनीतिक और सैन्य नीतियों में नया युग शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध ने मानव इतिहास को बदल दिया। ये युद्ध विनाशकारी था, लेकिन इसके बाद नए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और वैश्विक संतुलन उभरे। युद्ध की सीख। शांति और समझौते की कीमत मानवता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अध्याय 16। द्वितीय विश्व युद्ध का सारांश और प्रमुख नायक। श्रोताओं, 1939 से 1945 तक चला ये युद्ध न केवल सैन्य संघर्ष था, बल्कि मानव साहस, नेतृत्व और रणनीति की परीक्षा भी था। आइए इसका सारांश और प्रमुख नायकों पर एक नज़र डालें। युद्ध का सारांश। आरंभ। 1 सितंबर 1939 पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। मुख्य मोर्चे: यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, प्रशांत महासागर। निर्णायक घटनाएं: स्टालिनग्राद की लड़ाई, डी-डे और नॉर्मैंडी लैंडिंग, मिडवे और प्रशांत महासागर की लड़ाइयाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। समापन: 1945 जर्मनी और जापान का आत्मसमर्पण। प्रमुख नायक। यूरोप में विंस्टन चर्चिल। ब्रिटेन की जीत और हौसला बनाए रखने में नेतृत्व। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका को युद्ध में शामिल कर मित्र राष्ट्रों की ताकत बढ़ाई। जोसेफ स्टालिन। सोवियत संघ। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी का मुकाबला और निर्णायक जीत। एशिया और प्रशांत में डगलस मैकार्थर।
अमेरिका। फिलीपींस और प्रशांत में रणनीति का नेतृत्व, चेस्टर निमित्त, अमेरिका। अमेरिकी नौसेना का संगठन और जापान का मुकाबला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व और जापान के सहयोग से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, सैनिक और आम नागरिक। लाखों सैनिकों और नागरिकों ने दुश्मन के खिलाफ साहस दिखाया। स्टालिनग्राद और मिडवे जैसी लड़ाइयों में आम सैनिकों का अदम्य साहस निर्णायक साबित हुआ। युद्ध की सीख, युद्ध ने दिखाया कि ताकत, साहस और रणनीति से इतिहास बदला जा सकता है, परंतु ये विनाशकारी था और इसके मानव और सामाजिक मूल्य बहुत भारी थे। शांति और सहयोग की महत्ता को समझना ही भविष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया ने मानव साहस, बलिदान और नेतृत्व की अनगिनत कहानियां देखीं। ये युद्ध विनाशकारी था, लेकिन इससे निकली नई वैश्विक व्यवस्था ने दुनिया को शांति और विकास की दिशा दी। भारत समेत सभी राष्ट्रों की भूमिका इस युद्ध की कहानी में अमिट है। अध्याय 17, भारत की भूमिका और स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव। श्रोताओं, द्वितीय विश्व युद्ध केवल यूरोप और एशिया का संघर्ष नहीं था, इसका असर भारत पर भी गहरा पड़ा। युद्ध ने भारतीय सैनिकों और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। भारतीय सैनिकों की भागीदारी, ब्रिटिश भारत ने युद्ध में लगभग 25 लाख सैनिकों को मित्र राष्ट्रों के पक्ष में भेजा। भारतीय सैनिकों ने यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में बहादुरी दिखाई। उत्तर अफ्रीका, मिडवे और बर्मा मोर्चे में भारतीय सेनाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय सेना की कुशलता और साहस से मित्र राष्ट्रों की जीत संभव हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। नेताजी ने जापान और अन्य देशों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज (INA) बनाई। INA ने ब्रिटिश भारत को आज़ादी दिलाने के लिए युद्ध और राजनीतिक दबाव बनाने में योगदान दिया। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया मोड़ साबित हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य पर असर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हुआ। आर्थिक तंगी और सैनिकों की थकावट ने ब्रिटिश भारत में शासन बनाए रखना कठिन बना दिया। युद्ध ने भारत में राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता की मांग को तेज किया। स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव। गांधी जी ने युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया और क्विट इंडिया आंदोलन 1942 शुरू किया। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आज़ादी के लिए युद्धकालीन दबाव बनाया। युद्ध ने दिखाया कि भारत अपने बलिदानों और राजनीतिक प्रयासों से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। भारत के लिए सीख। युद्ध ने भारतीय नेतृत्व, सैनिक और आम नागरिक की क्षमता को सामने लाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता का रास्ता साफ हुआ। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और युद्ध की वैश्विक परिस्थितियां इसमें सहायक साबित हुईं। भारत ने युद्ध में लाखों सैनिकों और संसाधनों का योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता संग्राम को नया आयाम दिया। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत को राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया। श्रोताओं, आपने सुनी मानव इतिहास की सबसे भयंकर और निर्णायक लड़ाई की कहानी, द्वितीय विश्व युद्ध। ये केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि साहस, बलिदान, नेतृत्व और मानवता की परीक्षा भी थी। लाखों सैनिकों और आम नागरिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई और उनके संघर्ष ने दुनिया को आज की दिशा दी। जर्मनी और जापान की हार, मित्र राष्ट्रों की जीत, भारत की भूमिका और स्वतंत्रता आंदोलन पर इसके प्रभाव, ये सब हमें ये सिखाता है कि मानव साहस और संघर्ष से इतिहास बदल सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि युद्ध का विनाश केवल आज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी है। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुनते रहे रेडियो पाठशाला, जहां इतिहास, ज्ञान और कहानियां जीवंत हो उठती हैं। हमें उम्मीद है कि रेडियो पाठशाला की ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरक जीवन गाथा के साथ। तब तक याद रखिए, रेडियो पाठशाला, जहां हर आवाज में है एक सीख।